today we are gonna discuss class 10 science chapter 2, that is acid, bases and salt. And if you want to get notification of all the chapters of science, then please subscribe my channel. तो आज हम यहाँ पे एसिड, बेसिस और सॉल्ट फुल चैप्टर जो है वो यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। इसके साथ ही हम यहाँ पे फुल चैप्टर के साथ एग्जाम्पल्स और एक्सपेरिमेंट्स भी करेंगे और इसके साथ ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। लास्ट तक देखने के बाद मैं गारंटी लेती हूँ कि आपको एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट जो चैप्टर है वो 100% नहीं 101% पूरा पक्का आ जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर। देखिए, जितने भी एसिड्स होते हैं वो सारे के सारे, ये हमने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा हुआ है कि जितने भी एसिड्स होते हैं ये सारे के सारे खट्टे होते हैं टेस्ट में, सॉर इन टेस्ट। और जो लिटमस का कलर होता है उसे ब्लू लिटमस के कलर को रेड में ये चेंज कर देते हैं। जबकि जो बेसिस होते हैं ये टेस्ट में कड़वे होते हैं और ये रेड लिटमस के कलर को ब्लू में चेंज कर देते हैं, जैसे कि आप पिक्चर में भी देख सकते हैं। देखिए, जो लिटमस होता है ये एक नेचुरल इंडिकेटर होता है और टर्मरिक भी इसी तरह का एक इंडिकेटर है। किस तरह से? हम इसे घर की एग्जाम्पल से ही प्रूव करते हैं। देखिए, जितने भी बेसिस होते हैं वो टर्मरिक को रेड कलर का बना देते हैं। इसे हम एक एग्जांपल से समझते हैं। देखिए, अगर हम घर में कभी करी बनाते हैं और उस करी का अगर स्टेन जो है हमारे वाइट क्लॉथ में लग जाए तो हम उसमें सोप अप्लाई करके उसे वॉश करने की कोशिश करते हैं। अब देखिए, करी में जो है टर्मरिक पाउडर पाया जाता है, ठीक है। तो टर्मरिक पाउडर, तो सोप जो है वो बेसिक इन नेचर है, ठीक है। तो टर्मरिक पाउडर के ऊपर अगर आपने सोप अप्लाई किया, ठीक है, स्क्रब करेंगे आप, तो स्टेन जो है इट टर्न्स रेड। और जब आप उस क्लॉथ को वॉश करेंगे बहुत सारे पानी से तो सोप तो रिमूव हो जाएगा लेकिन येलो कलर का स्टेन वैसे ही रहेगा। दैट्स वाई वी कैन से टर्मरिक इज़ अनदर सच इंडिकेटर लाइक लिटमस। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। Now we will study about how do acids and bases react with metals. Firstly, we will start from acid plus metal. Okay. Now, acid plus metal produces salt and hydrogen gas. तो हम इसे आपकी बुक की ही एक एग्जाम्पल से समझते हैं जो कि पेज नंबर 19 में है। दैट इज़ रिएक्शन ऑफ जिंक ग्रैन्यूल्स विद डिल्यूट सल्फ्रिक एसिड एंड टेस्टिंग हाइड्रोजन गैस बाय बर्निंग। जब हम सल्फ्रिक एसिड में जिंक ग्रैन्यूल्स, जिंक के छोटे छोटे टुकड़े डालते हैं जो कि मेटल है, तो मेटल करता क्या है? मेटल डिस्प्लेसेस हाइड्रोजन एटम फ्रॉम द एसिड एज हाइड्रोजन गैस। इस रिएक्शन में मेटल हाइड्रोजन एटम को एसिड में से डिस्प्लेस करता है एज अ हाइड्रोजन गैस और जो कंपाउंड फॉर्म होता है उसे बोलते हैं सॉल्ट। तो यहाँ पर आप देख भी सकते हैं, यहाँ पर एसिड कौन सा है? दैट इज H2SO4, मेटल इज Zn। तो सॉल्ट कौन सा फॉर्म हुआ? दैट इज ZnSO4 प्लस हाइड्रोजन गैस इज H2। तो इसकी एक्सप्लेनेशन भी हम लिख सकते हैं दैट व्हेन जिंक इज एडेड इन dilute सल्फ्रिक एसिड देन बबल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस आर प्रोड्यूस्ड। सो द केमिकल रिएक्शन बिटवीन जिंक एंड dilute सल्फ्रिक एसिड इज कैरेक्टराइज्ड बाय द एवोल्यूशन ऑफ गैस। नाउ द रिएक्शन ऑफ बेसिस विद मेटल्स। तो चलिए इसको भी हम समझते हैं। तो इसको भी एक एग्जांपल से समझते हैं। देखिए, यहाँ पे Zn जो है वो क्या है? मेटल, और NaOH जो है वो क्या है? बेस। तो यहाँ पर भी हमारा सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस ही प्रोड्यूस होता है। तो देखिए, जो हमने डिस्कस किया दैट इज़ हाउ डू एसिड्स एंड बेसिस रिएक्ट विद मेटल्स। तो इसका आंसर हम किस तरह से लिख सकते हैं? When a metal react with an acid, it generally displaces hydrogen from the acids. This leads to the evolution of hydrogen gas, जो कि अभी हमने पढ़ा। Alkalis that are soluble in water, alkalis जो bases होते हैं और जो water में soluble होते हैं, react with the metal to produce salt and hydrogen gas. For example, देखिए जो नीचे reaction दिया हुआ है, reaction of zinc with sodium hydroxide। यहाँ पर Zn यानी कि जिंक जो कि मेटल है प्लस NaOH जो कि बेस है, ठीक है। इन दोनों के रिएक्शन से जो प्रोड्यूस हुआ दैट इज सोडियम जिंकेट, ये एक सॉल्ट है प्लस हाइड्रोजन गैस। तो यहाँ पर मेटल और बेस के रिएक्शन से सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस हुई।
यहाँ पर आप एक्सपेरिमेंट में भी देख सकते हैं किस तरह से हाइड्रोजन गैस जो है वो डिस्प्लेस हो रही है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, दैट इज हाउ डू मेटल्स कार्बोनेट्स एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट्स रिएक्ट विद एसिड्स। तो जितने भी मेटल कार्बोनेट्स और हाइड्रोजन मेटल कार्बोनेट्स हैं ये एसिड के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को प्रोड्यूस करते हैं। इसे हम एक एक्सपेरिमेंट से समझते हैं। देखिए, मेटल कार्बोनेट इज मेटल कंबाइंड विद कार्बन एंड ऑक्सीजन, एसिड, कैल्शियम कार्बोनेट, एम्प्टी बीकर एंड 1 मैच बॉक्स। अब एम्प्टी बीकर में हम कैल्शियम कार्बोनेट डालेंगे थोड़ा सा, और उसमें हम कुछ अमाउंट जो है HCl एसिड की डालेंगे। तो आप देखेंगे इसमें से जो गैस इवॉल्व होगी, जो इसी को कार्बन डाइऑक्साइड बोलते हैं, ये कार्बन डाइऑक्साइड जो है इसमें से रिलीज़ हो रही है जब हम मैच बॉक्स यानी कि माचिस की तीली यहाँ पे जलाएंगे। तो देखिए ये जो गैस यहाँ पे रिलीज़ हो रही है दैट इज़ कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहाँ पर इसकी केमिकल इक्वेशन देखिए, दैट इज CaCO3 जिसको हम कैल्शियम कार्बोनेट बोलते हैं, प्लस HCl जो कि एसिड है। इन दोनों के रिएक्शन से ही कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हुई और सॉल्ट की फॉर्मेशन हुई। नाउ द नेक्स्ट वन टॉपिक इज हाउ डू एसिड्स एंड बेसिस रिएक्ट्स विद ईच अदर। Reaction between an acid and a base gives us salt and water, and this reaction is also called neutralization reaction. तो अगर हमारे सामने क्वेश्चन अराइज होता है कि हाउ डू एसिड्स एंड बेसिस रिएक्ट विद ईच अदर, तो हम किस तरह से इसका आंसर देंगे। व्हेन एन एसिड एंड अ बेस आर प्लेस्ड टुगेदर दे रिएक्ट टू न्यूट्रलाइज द एसिड एंड बेस प्रॉपर्टीज प्रोड्यूसिंग अ सॉल्ट। The H plus cation of the acid combines with the OH anion of the base to form water. The compound formed by the cation of the base and the anion of the acid is called a salt. जब बेस और एसिड जो है आपस में रिएक्शन करते हैं तो ये एक दूसरे को न्यूट्रलाइज बना देते हैं, ठीक है। तो प्रोड्यूस क्या होता है, सॉल्ट एंड वाटर। पॉजिटिव आयॉन्स को कटायन बोला जाता है और नेगेटिव आयॉन्स को अनायन बोला जाता है, ठीक है। तो वही लिखा है कि जब कटायन ऑफ एसिड कंबाइन करता है अनायन ऑफ द बेस के साथ तो वाटर की फॉर्मेशन होती है, ठीक है। और जो कंपाउंड फॉर्म होता है वो कहाँ से होता है, कटायन ऑफ द बेस एंड द अनायन ऑफ द एसिड, और उस कंपाउंड को सॉल्ट बोलते हैं। यू कैन ऑल्सो लर्न फ्रॉम द केमिकल इक्वेशन, दैट इज़ HCl प्लस NaOH। देखिए HCl जो है वो एसिड है और NaOH जो है वो क्या है, बेस है। एसिड एंड बेस के रिएक्शन से वाटर एंड सॉल्ट प्रोड्यूस हुआ। तो उम्मीद है इस चैप्टर की फुल एक्सप्लेनेशन आपको जो है अच्छे से समझ में आ रही होगी। तो अगर आपको अच्छे से समझ में आ रहा है तो प्लीज़ इसके लिए एक लाइक एंड सब्सक्राइब तो बनता है। तो प्लीज़ व्यूअर्स लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल, ताकि आगे आने वाली वीडियोस की भी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो देखिए अभी तक जो जो टॉपिक्स हमने किए, देखिए एसिड प्लस मेटल प्रोड्यूस सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन। देखिए मैं इतना ही कहना चाहूँगी कि कोई भी टॉपिक में जो भी हमने किए हैं आप रट्टा मत लगाइएगा, बड़े ध्यान से समझ कर कीजिएगा, क्योंकि इसमें मैंने एक्सपेरिमेंट्स पे आपको इसीलिए आपके लिए एक्सपेरिमेंट में यहाँ पे लेके आई थी ताकि आपको बहुत अच्छे से समझ में आए, ठीक है। तो देखिए एसिड प्लस मेटल जो है उससे सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन की फॉर्मेशन हुई, एसिड प्लस बेस से सॉल्ट प्लस वाटर की फॉर्मेशन हुई, एसिड प्लस मेटल ऑक्साइड से भी सॉल्ट प्लस वाटर की फॉर्मेशन हुई। मेटल ऑक्साइड के बारे में अब अगला टॉपिक है वो मैं समझाऊंगी। देखिए मेटल ऑक्साइड भी एक बेसिक ऑक्साइड ही होती है। तो ऊपर देखिए उससे ऊपर वाला जो बेस है, बेस से सॉल्ट प्लस वाटर की प्रोडक्शन हुई ना, इसीलिए मेटल ऑक्साइड से भी सॉल्ट प्लस वाटर की प्रोडक्शन हुई, ठीक है। और इसके साथ ही एक और होता है एसिड प्लस नॉन मेटेलिक ऑक्साइड। तो देखिए नॉन मेटेलिक ऑक्साइड भी बेसिक ऑक्साइड ही होती है, तो उससे भी सॉल्ट प्लस वाटर की ही फॉर्मेशन होती है। और लास्ट वन देखिए एसिड प्लस मेटल कार्बोनेट प्रोड्यूसेस सॉल्ट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। इसका बहुत अच्छा एक्सपेरिमेंट हमने किया है, उससे आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। Now the topic is reaction of metallic oxides with acids.
देखिए यहाँ पर मैंने जो है आपकी बुक की ही एक एक्टिविटी 2.7 है जो कि पेज नंबर 21 में है, उसी को मैं यहाँ पे आपके साथ डिस्कस करने जा रही हूँ। दैट इज़ टेक अ स्मॉल अमाउंट ऑफ कॉपर ऑक्साइड इन अ बीकर। एक बीकर में कॉपर ऑक्साइड की थोड़ी सी अमाउंट लेनी है एंड ऐड डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड जिसे HCl बोलते हैं, ठीक है। स्लोली वाइल स्टरिंग, हिलाते हुए जो है हाइड्रोक्लोरिक HCl इसमें कॉपर ऑक्साइड में ऐड करना है। उसके बाद है नोट द कलर ऑफ द सॉल्यूशन। आपने ऐसा करते हुए सॉल्यूशन का कलर भी नोटिस करना है कि किस कलर में वो चेंज हो रहा है। व्हाट हैज़ हैपन टू द कॉपर ऑक्साइड, कॉपर ऑक्साइड के साथ क्या होगा, ठीक है। तो देखिए जो मेटेलिक ऑक्साइड्स भी होती हैं ये भी बेसिक ऑक्साइड ही होती हैं, और बेस और एसिड जब आपस में रिएक्ट करता है तो वो सॉल्ट और वाटर की फॉर्मेशन होती है, ठीक है। तो यहाँ पर भी मेटेलिक ऑक्साइड रिएक्ट विद एसिड्स टू गिव सॉल्ट एंड वाटर, ठीक है। आफ्टर द रिएक्शन, कौन सा रिएक्शन, जो कॉपर ऑक्साइड के साथ HCl का किया है, इस रिएक्शन के बाद होगा क्या, जो सॉल्यूशन का कलर है वो ब्लू ग्रीन कलर का हो जाएगा और कॉपर का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। और क्लोराइड और कॉपर ऑक्साइड जो है वो सॉल्यूशन में डिज़ोल्व हो जाएंगे। यही प्रूव करता है कि जो मेटेलिक ऑक्साइड्स है ये बेसिक ऑक्साइड्स होती हैं। आगे हम इसे एक्सपेरिमेंट से भी एक समझते हैं, देखिए। नाउ यू कैन सी द एक्सपेरिमेंट। टेक अ स्मॉल अमाउंट ऑफ कॉपर ऑक्साइड इन अ बीकर, ओके। थोड़ी सी अमाउंट जो है वो कॉपर ऑक्साइड की हमने बीकर में लेनी है। इसके बाद हम इसके अंदर थोड़ी सी अमाउंट जो है हाइड्रोक्लोरिक एसिड की लेंगे, और HCl की अमाउंट लेते टाइम हमने जो है बीकर को स्टर करते रहना है, हिलाते रहना है इसको अच्छी तरह से मिलाने के लिए, ठीक है। तो अब इसमें क्वेश्चन था आपका कि कौन सा कलर आपको यहाँ पे ऑब्जर्व हुआ, व्हाट हैज़ हैपन टू द कॉपर ऑक्साइड। देखिए आफ्टर द रिएक्शन टेक्स प्लेस द कलर ऑफ द सॉल्यूशन बिकम्स ब्लू ग्रीन ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ कॉपर। आप देख सकते हैं इस रिएक्शन के बाद जो सॉल्यूशन का कलर है वो ब्लू ग्रीन कलर में चेंज हो चुका है। That's why we can say metallic oxide react with acid to give salt and water। और इसकी केमिकल इक्वेशन भी आप देख सकते हैं, CO plus HCl CuCl2 plus H2O, okay। Now the next one topic is reaction of non-metallic oxide with base। देखिए जिस तरह से मैंने आपको बोला था कि जो मेटेलिक ऑक्साइड्स होती हैं ये बेसिक इन नेचर होती हैं, उसी तरह से नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स जो होती हैं ये एसिडिक इन नेचर होती हैं, ठीक है। तो नॉन मेटल ऑक्साइड्स आर एसिडिक इन नेचर व्हेन अ बेस रिएक्ट विद नॉन मेटल ऑक्साइड, क्योंकि बेस की बात की जा रही है ना यहाँ पे कि रिएक्शन ऑफ नॉन मेटेलिक ऑक्साइड विद बेस, ठीक है। तो जब बेस जो है वो नॉन मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करता है तो दोनों एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर लेते हैं, ठीक है। तो रिजल्ट क्या होता है, सॉल्ट और वाटर की फॉर्मेशन होती है, सॉल्ट एंड वाटर जो है वो प्रोड्यूस होता है। Now the next one topic is what happens to an acid or a base in a water solution। वाटर सॉल्यूशन में एसिड और बेस अगर हम डालें तो क्या होगा, ठीक है। तो इसको हम किस तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं, देखिए वाटर इज़ मोस्टली वाटर मॉलिक्यूल्स, so adding water to an acid or base reduces the concentration of ions in the solution। that means कि अगर हम एसिड पानी के अंदर डालते हैं या बेस डालते हैं तो इसके अंदर जो एसिड और बेस के अंदर जो आयॉन्स होते हैं, ठीक है, वो रिड्यूस होने शुरू हो जाते हैं, क्योंकि वाटर में तो मैक्सिमम वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है। और वाटर मॉलिक्यूल जो है वो H+ आयॉन्स को डिक्रीज़ करते हैं, और जब एसिडिक सोल्यूशन जो है वो डिल्यूट किया जाता है वाटर में तो कंसंट्रेशन ऑफ H+ आयॉन्स डिक्रीजेस और pH जो है सोल्यूशन का वो इंक्रीज़ होता है। इसे हम एक एग्जांपल से समझते हैं। देखिए
H प्लस आयॉन्स का जो टेम्परेचर होता है वो हाई होता है, ठीक है। तो इसे आप ले लीजिए हॉट वाटर, ठीक है। अगर हम हॉट वाटर को कोल्ड वाटर में डालते हैं, कोल्ड वाटर को आप ले लीजिए सॉल्यूशन, ठीक है। तो हॉट वाटर को अगर हम दैट मीन्स H प्लस आयॉन्स को अगर आप कोल्ड वाटर में डालेंगे तो होगा क्या, जो H प्लस आयॉन्स है यानी कि जो हॉट वाटर है वो भी ठंडा होना शुरू हो जाएगा और जो कोल्ड वाटर है वो गर्म होना शुरू हो जाएगा, है ना। तो pH लेवल जो है वो कोल्ड वाटर का बढ़ना शुरू हो जाएगा और जो हॉट वाटर है उसका कम होना शुरू हो जाएगा। इसीलिए यहाँ पे लिखा है कि द कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयॉन्स डिक्रीजेज एंड द pH ऑफ सोल्यूशन इंक्रीजेज टुवर्ड्स 7। ओके, समझ में आ गया होगा। इसे आप इस एक्सपेरिमेंट से भी समझ सकते हैं। दिस एक्सपेरिमेंट सजेस्ट दैट हाइड्रोजन आयॉन्स इन HCl आर प्रोड्यूस्ड इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर। The separation of H plus ions from HCl molecules cannot occur in the absence of water. We have seen that acid give H3O plus or H plus aqueous ion in water. Let us see what happens when a base is dissolved in water. Now you can see the example, that is NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड। देखिए ये जो मैंने केमिकल इक्वेशन ली है ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार ये एग्ज़ाम में आ चुकी है। सोडियम हाइड्रोक्साइड को जब हम पानी में डालते हैं तो देखिए सोडियम जो है वो पानी में डिज़ोल्व हो जाता है और हाइड्रोक्साइड आयॉन्स जो हैं वो जनरेट होते हैं, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं बेसिस जनरेट हाइड्रोक्साइड आयॉन्स इन वाटर, बेसिस विच आर सॉल्यूबल इन वाटर आर कॉल्ड अल्कालीज। इसके साथ ही आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि बुक का कोई भी ऐसा टॉपिक नहीं है, देखिए जो मैंने छोड़ा है सारे बुक एसिड बेस और सॉल्ट जो चैप्टर इसका कोई भी टॉपिक मैंने छोड़ा नहीं है, पूरा चैप्टर मैंने ऑल ओवर करवाया है। इसके साथ ही मैं आपको क्वेश्चन आंसर भी करवाने जा रही हूँ। सब कुछ ईच एंड एवरीथिंग आपको इसी वीडियो में मिलेगा, कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है। और अगर आपको वीडियो पसंद में आ रहा है, अगर नहीं मुझे पता है कि आपको वीडियो पसंद में आ रहा होगा, तो इसके साथ ही एक सब्सक्राइब तो बनता है, तो प्लीज़। तो इसी तरह से फुल NCERT साइंस एंड मैथ्स दोनों का सिलेबस ही मैं फुल करवाने जा रही हूँ यहाँ पर। इसीलिए मैं आपसे बोल रही हूँ कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आगे जो भी वीडियोस मैं अपलोड करूँगी उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और आपका कोई भी टॉपिक छूटे ना। नाउ द नेक्स्ट वन टॉपिक इज़ हाउ स्ट्रॉन्ग आर एसिड और बेस सॉल्यूशन। दैट मीन्स कि कैसे पता लगेगा कि एसिड और बेस का जो सॉल्यूशन है वो कितना स्ट्रॉन्ग है। हम इसे पता लगा सकते हैं यूनिवर्सल इंडिकेटर से, ठीक है। द यूनिवर्सल इंडिकेटर शोज डिफरेंट कलर्स एट डिफरेंट कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयॉन्स इन अ सॉल्यूशन। A scale for measuring hydrogen ion concentration in a solution called pH scale. Solution with pH 0, 1, 2, 3 are strong acids and solution with pH 4, 5, 6 are weak acids. And if pH is equal to 7 then it is called neutral solution. दैट मीन्स कि अगर जहाँ पे pH की वैल्यू लेस देन 7 है, दैट मीन्स pH स्केल क्या बताता है कि सॉल्यूशन जो है वो एसिडिक है। लेकिन अगर pH की वैल्यू इंक्रीज़ हो रही है 7 to 14 यानी कि मैंने अभी बोला ना कि 7 से कम है, 7 से कम है तो एसिडिक है, और अगर 7 से ज़्यादा है, अगर इक्वल टू 7 है तो न्यूट्रल है। लेकिन अगर 7 to 14 है दैट मीन्स कि सॉल्यूशन में OH नेगेटिव आयॉन्स का कंसंट्रेशन बढ़ रहा है, तो ऐसे सॉल्यूशन को बेसिक सॉल्यूशन बोला जाता है। तो यहाँ पर आप pH स्केल में भी देख सकते हैं। देखिए pH स्केल में जो 0 to 3 होते हैं, 0 to 3 जिनका pH है वो स्ट्रॉन्ग एसिड की कैटेगरी में आते हैं और 4 to 6 जो है वो वीक एसिड की कैटेगरी में आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 0 to 3 किसका किसका है, गैस्ट्रिक एसिड, लेमन जूस, ऑरेंज जूस, ओके, ये स्ट्रॉन्ग एसिड में आते हैं। और 4, 5, 6 यानी कि टमाटो जूस, ब्लैक कॉफ़ी, यूरेन, ये जो है वीक एसिड में आते हैं। और 7 जो है डिस्टिल्ड वाटर, उसके बाद ऊपर के सारे जो हैं 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ये सारे बेसिक सॉल्यूशन में आते हैं, ठीक है। जैसे कि सी वाटर, बेकिंग सोडा, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, अमोनिया, सोपी वाटर, ब्लीच, ये सब बेसिस होते हैं, ठीक है।
हम यहाँ पर पीएच स्केल को और बहुत अच्छी तरह से समझने की कोशिश करते हैं। देखिए न्यूट्रल इज इक्वल टू 7 होता है और न्यूट्रल से नीचे आते आते पहले देखिए रेडिश जो है वो कम है, ठीक है, लाइट रेड है, उसके बाद नीचे आते आते जो है वो डार्क रेड हो रहा है। डार्क रेड का मतलब है एसिडिक सोल्यूशन है, दैट मीन्स कि स्ट्रॉन्ग एसिड्स है, ठीक है। ऐसे ही ऊपर जाते टाइम देखिए जितने भी बेसिस हैं, बेसिस जो है ऊपर न्यूट्रल के ऊपर जाते जाते पहले लाइट ब्लू है, ऊपर जाते जाते ये डार्क ब्लू होने लग गया। दैट मीन्स कि ऊपर वाले जितने हैं वो सारे स्ट्रॉन्ग बेसिस हैं और उससे नीचे वाले न्यूट्रल से थोड़े से ऊपर वाले जो है वो वीक बेसिस हैं, ठीक है। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। नाउ द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम दिस चैप्टर इज इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच इन एवरीडे लाइफ, ठीक है। चलिए इसको हम डिस्कस करते हैं। फर्स्टली हम डिस्कस करेंगे प्लांट्स एंड एनिमल्स पीएच सेंसिटिव होते हैं, ठीक है। दैट मीन्स कि प्लांट्स और एनिमल्स में अगर पीएच की जो वैल्यू है वो कम या ज़्यादा हो जाती है तो उनमें बहुत प्रभाव पड़ता है, बहुत इफ़ेक्ट होता है। तो इसीलिए बोला गया कि प्लांट्स एंड एनिमल्स आर पीएच सेंसिटिव। इसके अलावा ह्यूमन बीइंग भी इनमें आते हैं जो कि पीएच सेंसिटिव होते हैं। जो एक ह्यूमन बॉडी है ये सिर्फ पीएच रेंज 7 to 7.8 में ही अच्छी तरह वर्क कर सकती है, ठीक है। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं ये एक नैरो रेंज तक अगर चेंज होगा पीएच में तो ही सर्वाइव कर पाएंगे, लेकिन अगर ज़्यादा चेंज होता है पीएच में तो ह्यूमन बॉडी में बहुत सारी, ह्यूमन बॉडी में ही नहीं एनिमल्स में, प्लांट्स में बहुत सारी डिसीज़ आ जाती हैं। इसके अलावा अगर देखिए रेन वाटर का अगर पीएच है लेस देन 5.6 होता है तो लेस देन 5.6 का मतलब है इसे एसिड रेन बोलते हैं, ठीक है। अगर एसिड रेन ये रिवर में फ़्लो करती है तो एक्वेटिक एनिमल्स में इनका बहुत प्रभाव पड़ता है, लाइक वो मर भी सकते हैं, ठीक है। उनका सर्वाइव करना एक्वेटिक एनिमल्स का बहुत मुश्किल हो जाता है, ठीक है। तो जब एसिड रेन जो है रिवर के अंदर जाता है तो पानी जो है वाटर बहुत ही ज़्यादा एसिडिक हो जाता है, ठीक है। तो इस एसिड के इफ़ेक्ट को रोकने के लिए कैल्शियम कार्बोनेट को रिवर के अंदर छोड़ा जाता है। अब देखिए कैल्शियम कार्बोनेट आपको पता है कि ये एक बेस है, ये जब किसी रिवर के अंदर जाएगा तो एसिड के असर को ख़त्म कर देगा और जितने भी एक्वेटिक एनिमल्स हैं ये मरने से बच जाते हैं। नाउ द नेक्स्ट वन पॉइंट इज़ सॉइल पीएच एंड प्लांट्स। देखिए बहुत सारे प्लांट्स ऐसे होते हैं, मोस्ट ऑफ द प्लांट्स ग्रो बेस्ट व्हेन द पीएच ऑफ सॉइल इज़ क्लोज टू 7। जब पीएच सॉइल का 7 के करीब है तभी प्लांट्स जो हैं वो ग्रो कर पाते हैं। लेकिन अगर सॉइल जो है वो बहुत ज़्यादा एसिडिक है या बहुत बेसिक है जिसे हम अल्कलाइन बोलते हैं तो इस सिचुएशन में प्लांट्स ग्रो नहीं कर पाते हैं। अगर सॉइल बहुत ज़्यादा एसिडिक है तो हम उसमें स्लेग्ड लाइम जिसे हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या फिर क्विक लाइम जिसे हम कैल्शियम ऑक्साइड या फिर चॉक जिसे हम कैल्शियम कार्बोनेट बोलते हैं इसे मिला सकते हैं, ठीक है। सिचुएशन ऐसी भी आती है कि कई बार जो है पीएच ज़्यादा बढ़ने के कारण मिट्टी में बेसिस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, तब इसमें केमिकल मिलाया जाता है जिसे हम खाद बोलते हैं, ठीक है। नाउ द थर्ड पॉइंट इज़ इम्पॉर्टेंस ऑफ पीएच इन अवर डाइजेस्टिव सिस्टम। अब देखिए हमें पता है कि हमारा स्टमक जो है वो क्या प्रोड्यूस करता है, गैस्ट्रिक जूस, जिसमें कि HCl पाया जाता है। इस HCl का जो पीएच होता है ये अबाउट 1.4 होता है, जो कि हमारी स्टमक वॉल्स के लिए हार्मफुल बिल्कुल भी नहीं होता है। पर ये क्या करता है, इसका काम क्या होता है कि जैसे हम जो फूड खाते हैं उसमें जर्म्स और बैक्टीरियाज अगर हमारे पेट में जाते हैं तो उसको किल करने का, ख़त्म करने का ये काम करता है, ठीक है। तो दस इन अ वे इट प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम डिसीजेज, ये हमें बीमारियों से बचाता है और हमारा खाना जो है वह डाइजेस्ट करने में हमारी हेल्प करता है। कौन? पीएच। कई बार क्या होता है कि हम एक्सेस ऑफ एसिड इज़ प्रोड्यूस्ड इन द स्टमक ड्यू टू ओवर हीटिंग और ईटिंग स्पाइसी फूड्स। हम ज़्यादा खाना खा लेते हैं, स्पाइसी फूड खाते हैं, उसके कारण हमारी स्टमक में एसिडिटी हो जाती है, ठीक है। तो इस एसिडिटी से रिलीफ पाने के लिए हम एंटी एसिड्स लेते हैं, ठीक है। इन एंटी एसिड्स में बेसिस पाया जाता है जो कि न्यूट्रलाइज कर देता है एसिड्स को, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट वन इज़ पीएच चेंज एज द कॉज ऑफ टूथ डिके। अगर हमारे माउथ का
पीएच चेंज होता है तो इससे टूथ डिके होता है, दांत खराब होने शुरू हो जाते हैं। जनरली हमारे माउथ का जो पीएच होता है ये मोर देन 7 होता है, ठीक है। और जो सलाइवा जो प्रोड्यूस होती है हमारे मुंह में, ये बेसिक इन नेचर होती है, ठीक है। तो जब हम खाना खाते हैं जो कुछ फूड पार्टिकल्स जो हमारे मुंह में रह जाते हैं, ठीक है, खाने के दौरान, खाना खाने के बाद जो हमारे मुंह में पार्टिकल्स रह जाते हैं उससे बैक्टीरियाज होने लगते हैं, ठीक है। और बैक्टीरियाज जो मुंह में प्रेजेंट होते हैं ये एसिड को प्रोड्यूस करते हैं बाय डिग्रेडेशन ऑफ फूड पार्टिकल्स। इस दौरान ये जो एसिड है ये हमारे माउथ के पीएच को कम करने लगता है, और जब पीएच बिलो 5.5 यानी कि 5.5 से कम हो जाता है तो टूथ डिके होनी स्टार्ट हो जाती है। तो एडवाइस दी जाती है कि टूथपेस्ट ऐसे यूज़ कीजिए जो बेसिक इन नेचर हो, ठीक है, फॉर क्लीनिंग द टीथ को क्लीन करने के लिए ऐसे टूथपेस्ट यूज़ कीजिए जो कि बेसिक इन नेचर हो। अब देखिए बेस और एसिड जब इकट्ठा मिलेगा तो क्या होगा, न्यूट्रलाइजेशन होगा ना, है ना, इससे हमारे दांत जो है वो ठीक रहेंगे। नाउ द नेक्स्ट वन एंड लास्ट पॉइंट, सेल्फ डिफेंस बाय एनिमल्स एंड प्लांट्स थ्रू केमिकल वॉरफेयर। अब देखिए इसमें क्या होता है कि आपने कभी देखा होगा कि हनी बी जब स्टिंग करती है, हनी बी जब हमें काट लेती है तो एक पेन होता है हमें, ठीक है, कंटेन्स, क्यों होता है, क्योंकि इट कंटेन्स फॉर्मिक एसिड, इसमें इसके स्टिंग में एक एसिड पाया जाता है, और इस एसिड के प्रभाव से ही, इस एसिड के कारण ही इरिटेशन और पेन होती है। ये जो पेन होती है इसको रिड्यूस करने के लिए, कम करने के लिए बेकिंग सोडा का पेस्ट अगर हम इसके ऊपर अप्लाई करें तो इसका जो रिएक्शन है वो कम होना शुरू हो जाता है। क्यों? क्योंकि बेकिंग सोडा जो है वो बेस है, और जो स्टिंग उसने किया, जो उसने हमें काटा, उसमें एसिड होता है। एसिड और बेस जब इकट्ठे मिलेंगे तो न्यूट्रलाइजेशन होगा, यानी कि एसिड का रिएक्शन कम होगा। ये तो थी एनिमल्स की बात। अब अगर हम प्लांट्स की बात करें तो प्लांट किंगडम में एक नेटल आता है जिसे हम बिच्छू बूटी बोलते हैं। ये वाइल्ड एरियाज़ में पाया जाता है, ठीक है, वाइल्ड एरियाज़ में पाया जाता है। तो इसमें इस बिच्छू बूटी में जो लीव्स होते हैं इसमें स्टिंगिंग हेयर होते हैं। लाइक हम इसको अगर टच करें तो जिस तरह कांटे चुभते हैं ना उस तरह से पेन होता है, ठीक है। तो कईयों ने ये इस चीज़ को ऑब्जर्व भी किया होगा जो वाइल्ड एरियाज़ में गए होंगे बिच्छू बूटी को, है ना। तो क्यों होता है? क्योंकि उस बिच्छू बूटी में, उसके लीव्स में मेथनोइक एसिड पाया जाता है, ठीक है, जो कि अगर किसी भी पर्सन के स्किन में लगता है तो इट्स बर्निंग पेन, ठीक है। तो जो नेटल है वो स्टिंग करता है। बीइंग एसिडिक कैन बी न्यूट्रलाइज्ड बाय रबिंग बेकिंग सोडा, तो इसे भी हम ख़त्म कर सकते हैं। बेकिंग सोडा के पेस्ट इसके ऊपर अप्लाई करेंगे तो इसका इफ़ेक्ट भी ख़त्म हो जाएगा। उसी तरह से ही जिस तरह से कि हमने अगर हनी बी ने स्टिंग किया था वहाँ पर भी हमने बेकिंग सोडा अप्लाई किया, क्योंकि वहाँ पर तो एसिड ही था ना। तो बेकिंग सोडा एक बेस है, एसिड के ऊपर बेस आप अप्लाई करेंगे तो एसिड का जो इफ़ेक्ट है, जो रिएक्शन है इसका, वो ख़त्म होना शुरू हो जाता है, ठीक है। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ अब हम बढ़ते हैं। अभी तक हमने पढ़ा एसिड और बेस के बारे में, और अब बारी आती है सॉल्ट की, ठीक है। अब सॉल्ट्स के बारे में कुछ पढ़ लेते हैं हम। अ सॉल्ट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ एन अनायन ऑफ एन एसिड एंड अ कटायन ऑफ अ बेस। देखिए सॉल्ट के बारे में भी हमने बहुत कुछ अभी पढ़ा है इससे पहले, क्या कि एसिड और बेस जब दोनों आपस में रिएक्ट करते हैं तो क्या प्रोड्यूस होता है, सॉल्ट प्लस वाटर, okay. Then salts are usually prepared by the neutralization reaction of an acid and a base. That means कि salt जो है वो usually कब prepare होता है, जब एसिड और बेस का रिएक्शन होता है जिसे हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं, तभी सॉल्ट की फॉर्मेशन होती है। नाउ द नेक्स्ट वन इज़ प्रेपरेशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड का केमिकल फार्मूला दैट इज़ NaOH, और इसे कास्टिक सोडा के नाम से भी जाना जाता है। इसकी प्रेपरेशन किस तरह से होती है, क्लोरल्काली प्रोसेस से इसकी प्रेपरेशन होती है, ठीक है। एनोड से जो क्लोरीन है, क्लोरीन गैस रिलीज़ होती है, और कैथोड से हाइड्रोजन गैस रिलीज़ होती है। यहाँ पर आप पिक्चर में भी देख सकते हैं किस तरह से सॉल्ट की फॉर्मेशन हो रही है। देखिए सॉल्यूशन में अनायन ऑफ एसिड और कटायन ऑफ बेस हैं, ठीक है। तो इन दोनों की कॉम्बिनेशन से ही सॉल्ट की फॉर्मेशन होती है, ठीक है। और इसी तरह से आप देखिए जो एनोड है वहाँ से क्लोरीन गैस रिलीज़ हो रही है और कैथोड से हाइड्रोजन गैस रिलीज़ हो रही है। नाउ द टॉपिक इज़ ब्लीचिंग पाउडर।
Bleaching powder is a white powder which gives strong smell of chlorine. और स्ट्रॉन्ग स्मेल क्लोरीन की इसमें पाई क्यों जाती है, तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि इसकी प्रेपरेशन किस तरह से होती है। ठीक है, तो हमें पता है, अभी हमने पिछला जो इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एक्वस सोडियम क्लोराइड अभी हमने किया है। ठीक है, यहाँ पे हमने क्या देखा था कि क्लोरीन प्रोड्यूस हो रही है ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एक्वस सोडियम क्लोराइड, है ना। तो इस क्लोरीन गैस को यूज़ करके ही ब्लीचिंग पाउडर को मैन्युफैक्चर किया जाता है। ठीक है, तो क्लोरीन और कैल्शियम ऑक्साइड के रिएक्शन से ही ब्लीचिंग पाउडर का प्रोडक्शन होता है। नाउ द केमिकल इक्वेशन ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर को वैसे CaOCl2 कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड बोला जाता है ब्लीचिंग पाउडर को। ठीक है, तो इसकी प्रोडक्शन किस तरह से होती है, जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में क्लोरीन ऐड किया जाता है तो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, जिसको ब्लीचिंग पाउडर बोलते हैं, और H2O की प्रोडक्शन होती है। नाउ द यूजेस ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर का यूज़ कहाँ पे होता है? ब्लीचिंग कॉटन एंड लिनन इन द टेक्सटाइल इंडस्ट्री। देखिए, कॉटन के कपड़ों में या फिर लिनन के कपड़ों में ब्लीच करने के लिए ब्लीचिंग पाउडर का यूज़ किया जाता है। इसके अलावा ब्लीचिंग पाउडर का यूज़ वुड पल्प में से अगर हमने पेपर बनाना है तो उसके लिए भी जो है ब्लीचिंग का इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा ब्लीचिंग जो है वो लॉन्ड्री में कपड़े धोने के लिए भी यूज़ में लाया जाता है। ये एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो है केमिकल इंडस्ट्रीज़ में भी यूज़ किया जाता है। इसके अलावा ड्रिंकिंग वाटर को प्योर एंड फ्रेश बनाने के लिए भी इसमें ब्लीचिंग पाउडर का यूज़ किया जाता है। ठीक है, जर्म्स फ्री बनाने के लिए। नाउ द नेक्स्ट वन इज़ बेकिंग सोडा। The soda commonly used in the kitchen for making tasty crispy pakoras is baking soda. Sometimes it is added for faster cooking. जल्दी से अगर हमने खाना बनाना है तो हम बेकिंग सोडा का यूज़ करते हैं। The chemical name of the compound is sodium hydrogen carbonate. ठीक है, केमिकल नेम इसका क्या है बेकिंग सोडा का? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। इट इज़ प्रोड्यूस्ड यूजिंग sodium chloride as one of the raw material. Now this is the production of sodium hydrogen carbonate। और इसके साथ ही जब सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को हीट किया जाता है तो सोडियम कार्बोनेट प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड की प्रोडक्शन होती है। Now the uses of baking soda. Sodium hydrogen carbonate is also an ingredient in antacids. Being alkaline, it neutralizes excess acid in the stomach and provides relief. It is also used in soda acid fire extinguishers. इसी तरह से ये क्रिस्पी पकौड़ा बनाने के लिए भी यूज़ में लाया जाता है, और अगर हमने फटाफट से खाना बनाना है उसके लिए भी बेकिंग सोडा का यूज़ किया जाता है। Now the another chemical that can be obtained from the sodium chloride is washing soda. You have seen in last sodium carbonate can be obtained by heating baking soda. Recrystallization of sodium carbonate gives washing soda. Recrystallization का मीनिंग क्या होता है? टू मेकिंग इन अ न्यू क्रिस्टल शेप, इसे ही recrystallization बोला जाता है। ठीक है, then it is also a basic salt. Now this is the chemical equation of washing soda. Now the uses of washing soda. Washing soda का यूज़ कहाँ पे किया जाता है? Washing soda is used in glass, soap and paper industry में किया जाता है। Washing soda को as a cleaning agent में भी हम घर पे भी यूज़ करते हैं, और वॉशिंग सोडा को हम परमानेंट हार्डनेस जो है वाटर की रिमूव करने के लिए हम जो है वॉशिंग सोडा का यूज़ करते हैं। अब देखिए, हमने जो जो यहाँ पर किया दैट इज़ ब्लीचिंग पाउडर, बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा, और इसके बाद मैं प्लास्टर ऑफ पेरिस करवाने जा रही हूँ। देखिए, ये जितना मैंने आपको सॉल्ट्स यहाँ पे करवाए हैं, ये सारे ही एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट, क्योंकि हर साल इन 4-5 में से एक क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाता है, तो आप इसे बहुत अच्छे से समझ कर कीजिएगा। Now the topic is plaster of Paris. On heating gypsum at 373 K, it loses water molecule and becomes calcium sulfate hemihydrate. This is called plaster of Paris. That means कि जब gypsum को 373
के टेम्परेचर में गर्म किया जाता है तो कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट बनता है, ठीक है, जिसे साधारण रूप से साधारण भाषा में प्लास्टर ऑफ पेरिस कहा जाता है। जब प्लास्टर ऑफ पेरिस में वाटर मिलाया जाता है तो इस मिक्सचर को सूखने के बाद ये हार्ड हो जाता है। नाउ दिस इज़ द केमिकल इक्वेशन ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस। जिस तरह से कि मैंने आपको बताया कि जब जिप्सम को 373 के टेम्परेचर में गर्म किया जाता है तो कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट बनता है, इसे ही प्लास्टर ऑफ पेरिस बोलते हैं। नाउ द यूजेस ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस, ये स्टैचूज़ वगैरह बनाने के लिए या मोल्ड्स बनाने के लिए यूज़ में लाया जाता है और इसके ऑर्नामेंट्स भी बनाए जाते हैं सीमेंट इन ऑर्नामेंटल कास्टिंग के लिए और डेकोरेटिव मटेरियल के लिए भी इसे यूज़ में लाया जाता है। इसके अलावा इसे यूज्ड एज फायर प्रूफिंग मटीरियल एंड फॉर मेकिंग चॉक्स के लिए भी इसे यूज़ में लाया जाता है। इसके अलावा अगर किसी के फ्रैक्चर हो जाता है तो हॉस्पिटल में भी इसका यूज़ किया जाता है और स्मॉल गैप्स को फिल करने के लिए, वॉल्स में स्मॉल गैप्स होते हैं, ठीक है, या रूफ्स में, उनको फिल करने के लिए भी प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज़ किया जाता है। देखिए एसिड बेसिस और सॉल्ट जो चैप्टर है, इसके बुक के जितने भी टॉपिक थे वो सारे के सारे मैंने आपको करवा दिए हैं। अब इसके उन टेक्स्ट क्वेश्चंस और बाकी के क्वेश्चन आंसर्स की तरफ बढ़ते हैं। चलिए उसे भी सॉल्व करते हैं। ट्रू एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स के क्वेश्चन एंड आंसर्स को सॉल्व करने जा रहे हैं। यहाँ पर हम क्वेश्चन एंड आंसर्स दोनों को ही बहुत अच्छे से समझेंगे। क्यों? क्योंकि अगर आपको क्वेश्चन पता होगा कि क्या हमसे पूछा गया है तभी हम उसका आंसर दे पाएंगे, ठीक है। तो हम एक्सप्लेनेशन के साथ पहले क्वेश्चन समझेंगे और उसके बाद उसका आंसर भी हम एक्सप्लेनेशन के साथ ब्रीफली एक्सप्लेन करके हम उसे समझेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। Now we will start from the text question, page number 18, and question number 1 is, you are given 3 test tubes. The 3 test tubes contain distilled water, acidic solution and the basic solution respectively. There is only red litmus paper available in order to identify what is there in each test tube. How will you find out what is in each of the test tubes? तो क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया है कि आपके पास मान लीजिए कि 3 टेस्ट ट्यूब्स हैं, ठीक है। उन 3 टेस्ट ट्यूब में अलग अलग 3 टेस्ट ट्यूब में, एक में डिस्टिल्ड वाटर है, दूसरे में एसिडिक सॉल्यूशन है और तीसरी टेस्ट ट्यूब में बेसिक सॉल्यूशन है। और आपको पता नहीं है कि किस में डिस्टिल्ड वाटर, एसिडिक सॉल्यूशन या बेसिक सॉल्यूशन है, ठीक है। आपके पास रेड लिटमस पेपर अवेलेबल है, ठीक है। आपने उससे पता लगाना है कि कौन सी टेस्ट ट्यूब में डिस्टिल्ड वाटर है, किस में एसिडिक सॉल्यूशन है और किस में बेसिक सॉल्यूशन है। तो आप ये किस तरह से पता लगाएंगे कि कौन सी टेस्ट ट्यूब में कौन सा सॉल्यूशन है? तो इसका आंसर क्या होगा? देखिए, वी कैन आइडेंटिफाई द कंटेंट इन ईच ऑफ द टेस्ट ट्यूब यूजिंग रेड लिटमस पेपर। हमारे पास रेड लिटमस पेपर है तो उसी से ही हम पता लगाएंगे कि कौन से टेस्ट ट्यूब में कौन सा सोल्यूशन है, एसिडिक है, डिस्टिल्ड वाटर है या बेसिक सोल्यूशन है। किस तरह से पता लगाएंगे? देखिए, अगर रेड लिटमस पेपर जो है, अगर सोल्यूशन में अगर हम उसको डिप करते हैं और रेड लिटमस पेपर का कलर जो है अगर वो ब्लू हो जाता है तो हमें पता लग जाएगा कि वो बेसिक सोल्यूशन है, ठीक है। और अगर रेड लिटमस पेपर को अगर हम फिर सोल्यूशन में डिप करें एसिडिक सोल्यूशन में तो उसका कलर चेंज नहीं होगा, क्योंकि एसिडिक सॉल्यूशन जो है वो लिटमस पेपर को रेड कलर ही देता है। तो जो हमारे पास पेपर अवेलेबल है वो है ही रेड कलर में, ऑलरेडी रेड कलर में, तो उसका कलर चेंज नहीं होगा। अगर कलर चेंज नहीं हो रहा है दैट मीन्स कि वो एसिडिक सॉल्यूशन है, ठीक है। और अगर रेड लिटमस पेपर का कलर जो है चेंज होके पर्पल हो जाए तो उससे ये पता लगता है कि वो सॉल्यूशन डिस्टिल्ड वाटर है, ठीक है। Now page number 22 and question number 1 is, why should curd and sour substances not be kept in brass and copper vessels? That means कि पीतल और तांबे के जो बर्तन होते हैं उनमें दही या खट्टे पदार्थ क्यों नहीं रखने चाहिए? Answer of this question is, curd and sour food substances contain acids. These acidic substances combine with metal. This reaction turns food to poison विच डैमेज पीपल हेल्थ। अब देखिए, कर्ड और सॉर जो फूड सब्सटेंस होते हैं, जो खट्टे जिनको हम बोला जाता है, खट्टे पदार्थ जिसको हम बोल सकते हैं, ठीक है, खट्टे फूड सब्सटेंस जो होते हैं उनमें ऑलरेडी क्या एसिड पाया जाता है। एसिड पाया जाता है ना, जब मैं इंट्रोडक्शन पार्ट भी मैंने आपको करवाया उसमें मैंने बताया था कि जितने भी खट्टे जो होते हैं, कर्ड और सॉर सब्सटेंस जो होते हैं उसमें एसिड पाया जाता है, ठीक है।
तो ये जो एसिडिक सब्सटेंस होता है ये मेटल के साथ रिएक्ट कर जाता है। मेटल कौन सा? जिसमें हमने दही रखा, किसमें रखा? पीतल और तांबे में, ये दोनों मेटल्स हैं। तो अगर हम इसमें सॉर सब्सटेंस यानी कि जिसमें एसिड पाया जाता है उसको रखेंगे तो ये मेटल के साथ रिएक्ट करके जो फूड सब्सटेंस है उसको इतना मतलब हानिकारक बना देता है, लाइक पॉइजन बना देता है, ठीक है, जो कि खाने के लिए उपयोगी नहीं होता है। और अगर हम उसे खाएं तो इससे हमारी तबीयत भी खराब हो सकती है, विच डैमेज पीपल हेल्थ। ओके, now the question number second is which gas is usually liberated when an acid react with a metal? Illustrate with an example. And how will you test for the presence of this gas? क्वेश्चन ये है कि जब एसिड जो है वो मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो कौन सी गैस लाइब्रेट होती है, दैट मीन्स कौन सी गैस जो है वो निकलती है। इसको आप एग्जाम्पल के साथ समझाइए, इलस्ट्रेट विद एन एग्जाम्पल। और हाउ विल यू टेस्ट फॉर द प्रेजेंस ऑफ दिस गैस, और इस गैस की प्रेजेंस का आपको कैसे पता लगेगा। ठीक, आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज कि एसिड जो है जब मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो कौन सी गैस जो है वो लाइब्रेट होती है, तो उस गैस का नाम है हाइड्रोजन। तो चलिए इसे हम एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। ये एग्जाम्पल भी आपकी बुक में से ही मैंने ली है, दैट इज रिएक्शन ऑफ जिंक ग्रैनुल्स विद डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड एंड टेस्टिंग हाइड्रोजन गैस बाय बर्निंग। तो देखिए, टेस्टिंग ऑफ हाइड्रोजन गैस के लिए हमें करना क्या होगा कि एक टेस्ट ट्यूब लीजिए। एक टेस्ट ट्यूब में आप बहुत ही कम अमाउंट में सल्फ्यूरिक एसिड जिसे हम बोलते हैं वो डालिए, लाइक 5 ml हम बोल सकते हैं, इतना सल्फ्यूरिक एसिड हमने डालना है। ठीक है, उसमें कुछ जिंक के टुकड़े, छोटे छोटे जिंक के टुकड़े जो हैं वो डालिए। ठीक है, इसके बाद आप देखेंगे कि वहाँ पे एक गैस इवॉल्व होने लगती है। ठीक है, गैस जो इवॉल्व हो रही है उस गैस को सोप सोल्यूशन आप नीचे देख रहे हैं, साथ में फिगर में देखिए, जो उसमें सोप सोल्यूशन से इसी गैस को सोप सोल्यूशन से पास करवाया जाता है। जिस दौरान ये सोप सोल्यूशन से ये गैस जो है पास करवाई जाती है तो सोप सोल्यूशन में कुछ बबल्स बनने लगते हैं। ठीक है, अब बबल्स भी आप देख ही रहे हैं। तो अब देखिए इस टाइम पे यहाँ पे लाइटेड कैंडल जो है वो फ्लेम के पास लाई जाती है। लाइटेड कैंडल दैट मीन्स कि जलती हुई मोमबत्ती। ये जो जलती हुई मोमबत्ती है, कैंडल है, ये पॉप साउंड के साथ अब जलने लगती है। ठीक है, तो इस पॉप साउंड से ही पता लगता है कि यहाँ पे हाइड्रोजन गैस की प्रेजेंस है। Now the question number third is metal compound A reacts with dilute hydrochloric acid to produce effervescence. The gas evolved extinguishes a burning candle. Write a balanced chemical equation for the reaction if one of the compounds formed is calcium chloride. अब क्वेश्चन ये है कि एक कंपाउंड A जो कि मेटल है, जो कि डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है। ठीक है, कंपाउंड ए जो कि मेटल है वो डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट कर रहा है, तो वहाँ पर एक एफरसेंस यानी कि बदबू जो है वो प्रोड्यूस होती है। ठीक है, द गैस इवॉल्व एक्सटिंग्विशेस अ बर्निंग कैंडल, दैट मीन्स कि ये जो बदबू है, एफरसेंस है, ये जलती हुई मोमबत्ती को बुझा देती है। ठीक है, तो इसके लिए राइट अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, इसके लिए एक बैलेंस्ड इक्वेशन, केमिकल इक्वेशन बताइए। अगर इस रिएक्शन के दौरान एक जो कंपाउंड फॉर्म हो रहा है वो कैल्शियम क्लोराइड है। देखिए, सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए मेटल और एसिड ये जब आपस में रिएक्ट करते हैं तो क्या प्रोड्यूस होता है। यहाँ पे यही लिखा है ना कि मेटल कंपाउंड ए। ठीक है, कंपाउंड ए जो है वो मेटल है, दैट मीन्स मेटल जो है वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl एक एसिड है, मेटल जो है वो एसिड के साथ रिएक्ट कर रहा है, तो क्या प्रोड्यूस होता है इस मेटल एसिड के साथ। एसिड प्लस मेटल जो है वो सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस को प्रोड्यूस करते हैं। अब देखिए इसमें क्वेश्चन में ही लिखा है कि एक कंपाउंड जो है वो कैल्शियम क्लोराइड है। अब कैल्शियम क्लोराइड है तो दैट मीन्स कि कैल्शियम क्लोराइड एक सॉल्ट ही होता है। ठीक है, कैल्शियम क्लोराइड जो है वो एक सॉल्ट है, और HCl के साथ कौन सा कंपाउंड जो है, कौन सा मेटल रिएक्ट करके CaCl2 जो है प्रोड्यूस करेगा, वो होता है कैल्शियम कार्बोनेट, जो होता है CaCO3। CaCO3 प्लस HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये प्रोड्यूस करता है CaCl2 जिसे हम कैल्शियम क्लोराइड बोलते हैं, जो कि क्वेश्चन में भी गिवन है।
प्लस इसके साथ कार्बन डाइऑक्साइड और प्लस H2O भी प्रोड्यूस होगी। नाउ दीज आर सम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस फ्रॉम दिस चैप्टर, जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। ये टॉपिक सारे जो कि एग्ज़ाम में बहुत बार पूछे जा चुके हैं, इन्हें आप अच्छे से प्रिपेयर कीजिएगा। ओके, पेज नंबर 25, क्वेश्चन नंबर 1 is why do HCl, HNO3 etc. show acidic character in aqueous solutions while solution of compounds like alcohol and glucose do not show acidic character। तो क्वेश्चन में पूछा क्या है हमसे कि HCl और HNO3 जो है एसिडिक करेक्टर एक्वेस सॉल्यूशन में शो करते हैं, लेकिन अल्कोहल और ग्लूकोज ऐसा नहीं करते, एसिडिक करेक्टर शो नहीं करते। ऐसा क्यों है? Answer of this question is release of H plus ion in water will make a compound acidic or non-acidic. Acids are the substance which upon dissociating with water results in production of hydrogen ions. Some compounds show acidic character as they dissociate in the aqueous solution which results in the production of hydrogen ions. अब देखिए मतलब इसका ये है कि एसिडिक करेक्टर का किसी भी कोई भी अगर जैसे HCl है, HNO3 है, एसिडिक करेक्टर का कैसे पता लगता है? क्योंकि जितने भी एसिड्स होते हैं ये एक्वस सॉल्यूशन में H प्लस आयॉन्स जो हैं वो रिलीज़ करते हैं, इसी से पता लगता है कि ये एसिडिक नेचर के हैं। लेकिन ग्लूकोज और अल्कोहल इन दोनों में भी हाइड्रोजन पाया जाता है, लेकिन ये एक्वस सॉल्यूशन में H प्लस आयॉन्स को रिलीज़ नहीं करते हैं। ठीक है, इसीलिए ग्लूकोज और अल्कोहल जैसे कंपाउंड्स को एसिडिक करेक्टर में नहीं लाया जाता। नाउ द क्वेश्चन नंबर 2 इज व्हाई डज एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ एन एसिड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। दैट मीन्स कि क्वेश्चन हमसे ये पूछा गया है कि क्यों एक्वस सॉल्यूशन जिसमें कि एसिड पाया जाता है वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। तो देखिए चार्ज्ड पार्टिकल्स जो भी होते हैं वही अपने अंदर जो है इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकते हैं। जैसे कि एसिड जो है वो एक्वस सॉल्यूशन में H प्लस आयॉन्स देता है। ठीक है, H प्लस आयॉन्स देता है, उसी से ही इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है। ठीक है, तो दैट इज व्हाई द आंसर इज चार्ज्ड पार्टिकल्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन एन एसिड। दीज चार्ज्ड पार्टिकल्स कॉल्ड एज आयॉन्स आर द रीजन बिहाइंड कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन एसिड। Now the question number 3 is why does dry HCl gas not change the color of the dry litmus paper? क्यों जो HCl गैस है वो ड्राई HCl गैस जो है वो ड्राई लिटमस पेपर का कलर जो है वो चेंज नहीं करती है। देखिए लिटमस पेपर का कलर तभी चेंज होता है जब हम उसे एक्वस सॉल्यूशन के अंदर डालते हैं। एक्वस सॉल्यूशन वेट होता है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा है ड्राई लिटमस पेपर। अगर ड्राई ही HCl है और ड्राई ही लिटमस पेपर है तो एक्वस तो वहाँ पे है नहीं, तो बिना एक्वस के H प्लस आयॉन्स जो है वो HCl एक्वस में देगा नहीं। ठीक है, तो अगर एक्वस में H प्लस आयॉन्स नहीं है तो लिटमस पेपर भी ड्राई है, तो किस तरह से उसका कलर चेंज होगा। ठीक है, तो आंसर क्या आएगा इसका? HCl does not give out hydrogen ions, therefore HCl does not show any acidic behavior and color of the litmus paper remain the same on reacting with HCl gas. Now question number 4 is while diluting an acid, why is it recommended that the acid should be added to water and not water to the acid? कहते हैं जब एसिड को डाइल्यूट किया जाता है तो इस तरह की एडवाइस क्यों दी जाती है कि एसिड को वाटर में ऐड किया जाए, वाटर को एसिड में नहीं। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है, तो इसका आंसर क्या होगा? देखिए अगर वाटर जो है कंसनट्रेटेड एसिड में डाला जाएगा तो ह्यूज अमाउंट ऑफ हीट जो है वो होगी। ठीक है, जिसे हम H2 बोलते हैं, हाइड्रोजन। तो इससे क्या एक्सप्लोजन भी हो सकता है। एक्सप्लोजन का मतलब क्या है कि मिक्सचर जो है वो बाहर भी आ सकता है। अगर मिक्सचर बाहर आया तो वो आपको हार्म पहुंचा सकता है। ठीक है, इट कैन बर्न योर फेस, योर क्लोथ्स, योर बॉडी पार्ट्स, है ना, इस सबको नुकसान पहुंचा सकता है। या फिर बीकर भी जो है वो भी, जिसमें कि मिक्सचर है वो बीकर भी फट सकता है ना। इसीलिए जो है रेकमेंड किया जाता है कि एसिड शुड बी एडेड टू वाटर एंड नॉट वाटर टू द एसिड। Now question number 5 is how is the concentration of hydronium ion, जिसे हम H3O बोलते हैं, affected when a solution of acid is diluted?
क्वेश्चन यहाँ पे ये पूछा गया है कि एसिड को डिल्यूट करते टाइम हाइड्रोनियम के जो आयोन्स होते हैं इसके कंसंट्रेशन पे किस तरह से इफेक्ट पड़ता है। इसका आंसर ये है कि अगर हम एसिड सॉल्यूशन को डिल्यूट करते हैं तो हाइड्रोनियम आयन जो है उसका वॉल्यूम जो है वो डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा। दिस इन टर्न डिक्रीजेज हाइड्रोनियम कंसंट्रेशन इन द सॉल्यूशन। तो आंसर हम किस तरह से इसका लिखेंगे, व्हेन एसिड इज एडेड टू वाटर देयर विल बी अ fixed amount of hydronium present in the fixed volume of a solution. If we dilute the solution, hydronium ion per volume of solution decrease. This in turn decreases hydronium concentration in the solution. Now the question number 6 is, how is the concentration of hydroxide ions affected when excess base is dissolved in a solution of sodium hydroxide? तो क्वेश्चन हमसे ये पूछा गया है कि हाइड्रोक्साइड आयन जिसको हम OH नेगेटिव बोलते हैं, इनमें क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा अगर एक्सेस बेस जो है डिज़ोल्व कर दी जाती है सॉल्यूशन में सोडियम हाइड्रोक्साइड के। ठीक है, अब आपको पता है जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है ये भी एक तरह का क्या है, बेस है। तो ये सॉल्यूशन में OH नेगेटिव आयन्स ही तो देता है। ठीक है, तो एक सॉल्यूशन में OH नेगेटिव आयन्स हैं और सोडियम ऑक्साइड में आपने एक्सेस बेस और डाला तो क्या होगा, OH नेगेटिव जो हाइड्रोक्साइड आयन्स हैं वो क्या होंगे, इंक्रीज होंगे। तो हम इसका आंसर किस तरह से लिखेंगे, व्हेन बेस इज डिसॉल्व्ड इन सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन इट्स हाइड्रोक्साइड आयन्स इंक्रीज but it will reach saturation at some point. After saturation point, hydroxide ion concentration is not affected even after adding base further. Now, page number 28, question number 1 is, you have two solution A and B. The pH of solution A is 6 and pH of solution B is 8. Which solution has more hydrogen ion concentration and which of this is acidic and which of दिस इज बेसिक। इस क्वेश्चन में पूछा क्या गया है कि देखिए कि आपके पास दो सॉल्यूशन है ए एंड बी। देखिए जो ए सॉल्यूशन है इसका पीएच 6 है और जो बी सॉल्यूशन है इसका पीएच जो है वो 8 है। तो पूछा आपसे ये गया है कि इन दोनों में से किस सॉल्यूशन में हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन जो है वो ज़्यादा है। ठीक है, इसके बाद एक और क्वेश्चन ये पूछा गया है कि इन दोनों सॉल्यूशंस में से कौन सा एसिडिक है और कौन सा बेसिक है। ठीक है, तो अब देखिए आंसर हमें जानने के लिए सबसे पहले तो हमें पीएच स्केल की अच्छी तरह से जानकारी होनी चाहिए। आपको पता है कि पीएच इज इक्वल टू जो 7 होता है वो न्यूट्रल होता है और 7 के ऊपर वाले जो होते हैं वो सारे बेसिस होते हैं और 7 के नीचे वाले जो होते हैं वो क्या होते हैं, एसिड्स होते हैं। ठीक है, और 7 से नीचे यानी कि जिसका पीएच 6 है वो क्या होगा, एसिड। ठीक है, यानी कि जो एसिड होगा उसमें हाइड्रोजन के आयन्स भी ज़्यादा होंगे। ठीक है, और जो बेसिस है यानी कि पीएच जिसका 8 है वो बेसिस होगा। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। तो इसका आंसर हम किस तरीके से लिखेंगे, इन ऑर्डर टू फाइंड द हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन वी कैन यूज द रूल दैट स्टेट्स the pH of any solution is inversely proportional to the hydrogen ion concentration. Therefore, it means that the solution that has a lower pH number will have a higher hydrogen ion concentration. Hence, solution A will have a higher hydrogen ion concentration. In addition, solution B will be basic and A will be acidic. ठीक है? Now question number 2 is, what effect does the concentration of H plus ions have on the nature of solution? क्वेश्चन ये है कि H plus ions नेचर ऑफ सॉल्यूशन को किस तरह से बताते हैं, कि नेचर ऑफ सॉल्यूशन जो है वो किस तरह का है, ये H plus आयन से कैसे पता लगता है। देखिए जो हाइड्रोजन आयन जिसको कि हम H plus आयन्स बोलते हैं यही डिसाइड करते हैं कि सॉल्यूशन का नेचर कैसा है। सॉल्यूशन के नेचर का मतलब यह है कि वो एसिडिक है या बेसिक है। देखिए अगर H प्लस आयन्स जो हैं वो उसमें ज़्यादा हैं, हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन इंक्रीज देन सॉल्यूशन टर्न एसिडिक। लेकिन अगर हाइड्रोजन के आयन कम है, उसका कंसंट्रेशन कम है, द सॉल्यूशन टर्न बेसिक। देन द आंसर विल बी हाइड्रोजन आयन concentration decides the nature of the solution. If hydrogen ion concentration increase then solution turn acidic, and similarly if hydrogen ion concentration decreases then solution turn basic. Question number 3 is, do basic solution also have H plus ions? If yes, then why are these basic?
क्या अब क्वेश्चन क्या पूछा गया है आपसे? क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया है कि जो बेसिक सॉल्यूशंस होते हैं क्या उसमें भी H+ आयॉन्स पाए जाते हैं? अगर पाए जाते हैं तो फिर उन्हें बेसिक सॉल्यूशन क्यों बोला जाता है? ठीक है, तो देखिए इसका आंसर हम किस तरह से देंगे। देखो, जो H+ आयॉन्स होते हैं वो एसिड से आते हैं और जो हाइड्रोक्साइड आयॉन्स होते हैं वो बेसिस से आते हैं। ठीक है, बेसिक सॉल्यूशन में जो H+ आयॉन्स होते हैं, ठीक है, बेसिक सॉल्यूशन में H+ आयॉन्स होते हैं, बट हाइड्रोक्साइड आयॉन्स प्रेजेंट होते हैं सॉल्यूशन में, बेसिक सॉल्यूशन में। वो हाइड्रोक्साइड आयॉन्स की अगर मात्रा ज़्यादा है तो वो उसे न्यूट्रलाइज कर देते हैं और हाइड्रोक्साइड आयॉन्स टर्न सॉल्यूशन टू बेसिक। ठीक है। Now question number 4 is, under what soil condition do you think a farmer would treat the soil of his field with quicklime or slag lime or chalk? देखिए, क्विक लाइम को कैल्शियम ऑक्साइड बोलते हैं, स्लेग लाइम को कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और चॉक को कैल्शियम कार्बोनेट। तो क्वेश्चन ये पूछा गया है कि किस कंडीशन में फार्मर जो है अपनी सॉइल के लिए, ठीक है, खेतों में जो इसके सॉइल होती है, मिट्टी होती है, इन सब चीज़ों का यूज़ करेगा। ठीक है, इन सब चीज़ों का यूज़ वो तभी करेगा जब सॉइल एसिडिक इन नेचर होगी। क्यों? क्योंकि जितने भी हैं ये सारे बेसिस हैं और आपको पता है एसिड और बेस दोनों मिलके न्यूट्रलाइजेशन करते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? इफ़ द सॉइल इज एसिडिक इन नेचर, जहाँ पे pH बिलो 7 हो, then such feed should be treated with quicklime or slag lime or chalk. Okay. Page number 33, question number 1 is, what is the common name of compound CaOCl2? तो किसे बोला जाता है? ब्लीचिंग पाउडर को। ओके। Now the question number 2 is, name the substance which on treatment with chlorine yield bleaching powder. That means कि कौन सा ऐसा सब्सटेंस है जो क्लोरीन के साथ रिएक्ट करके ब्लीचिंग पाउडर जो है उसकी फॉर्मेशन करता है? तो कौन सा है वो? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और क्लोरीन आपस में रिएक्ट करके ब्लीचिंग पाउडर बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 इज, नेम द सोडियम कंपाउंड विच इज यूज्ड फॉर सॉफ्टनिंग हार्ड वाटर। ऐसे कंपाउंड का नाम बताइए जो हार्ड वाटर को सॉफ्ट बनाता है। तो कौन बनाता है? जिससे हम अपने डिटर्जेंट पाउडर, जिससे हम अपने कपड़े भी धोते हैं, ठीक है, तो उस कंपाउंड का नाम है सोडियम कार्बोनेट और वॉशिंग सोडा। Now question number 4 is, what will happen if a solution of sodium hydrocarbonate is heated? Give the equation of the reaction involved. देखिए, अगर सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट को हीट किया जाता है तो क्या होता है? ठीक है, और इसकी एक इक्वेशन भी बताइए। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? अगर हम सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट को हीट करेंगे तो देन इट विल यील्ड सोडियम कार्बोनेट एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ओके, इसकी आप केमिकल इक्वेशन में भी देख सकते हैं कि जब सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट को हीट किया जाता है देन इट विल प्रोड्यूस सोडियम कार्बोनेट एंड कार्बन डाइऑक्साइड। क्वेश्चन नंबर 5, राइट एन इक्वेशन टू शो द रिएक्शन बिटवीन प्लास्टर ऑफ पेरिस एंड वाटर एंड यू कैन सी द केमिकल इक्वेशन। और ये हमने कुछ टाइम पहले भी, अभी फुल चैप्टर जब हम कर रहे थे तब भी हमने करी थी। अब हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन करने जा रहे हैं। एक्सरसाइज में से फर्स्ट क्वेश्चन है, अ सॉल्यूशन टर्न्स रेड लिटमस ब्लू, इट्स पीएच इज लाइकली टू बी। अब देखिए, रेड लिटमस जो है वो ब्लू हो गया, दैट मीन्स कि वो बेसिस होगा। 7 से ऊपर के बेसिस होते हैं, 7 से कम जो है वो एसिड्स होते हैं। 1, 4, 5 यानी कि ये सारे एसिड्स हैं, दैट मीन्स आंसर विल बी 10। ठीक है, 10 बिकॉज लिटमस पेपर टर्न्स ब्लू एंड रिएक्ट्स विद बेसिक सॉल्यूशन। ओके। Question number 2 is, a solution react with crushed eggshells to give a gas that turns lime water milky. The solution contains, answer of this question is, eggshell contains calcium carbonate which on reaction with HCl liberates CO2, that means carbon dioxide gas, which turn lime water to milky. Okay, then the answer will be HCl. Now question number 3 is, 10 ml of a solution of NaOH is found to be completely neutralized by 8 ml of a given solution of HCl. If we take 20 ml of the same solution of NaOH, the amount HCl solution required to neutralize it will be। अब देखिए, NaOH जो है वो क्या है? बेस है।
ठीक है। और उन्होंने बोला क्या, क्वेश्चन में क्या बोला उन्होंने कि 10 ml ऑफ अ सोल्यूशन ऑफ NaOH, दैट मीन्स बेस का सोल्यूशन है 10 ml, ठीक है, इज फाउंड टू बी कम्प्लीटली न्यूट्रलाइज। उसको कम्प्लीटली न्यूट्रलाइज करने के लिए 8 ml HCl के सोल्यूशन की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। तो आप ये बताइए कि अगर 20 ml का जो है NaOH है, अगर हमारे पास 20 ml का बेस का सोल्यूशन है, तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए कितने HCl सोल्यूशन की ज़रूरत पड़ेगी। देखिए 10 ml के लिए कितने HCl के सोल्यूशन की ज़रूरत पड़ी, 8 ml के लिए 8 ml की, है ना। अब 10 ml के लिए 8 ml की ज़रूरत पड़ी, तो 20 ml के लिए कितनी की ज़रूरत पड़ेगी, 10 का दुगना 20 ml, तो 8 का दुगना क्या होगा 16 ml, ओके। Since 10 ml of NaOH requires 8 ml of HCl, 20 ml of NaOH requires 8 multiplied 2 is equal to 16 ml of HCl. Hence the answer of option D, that is 16 ml. Now question number 4 is, which one of the following types of medicines is used for treating indigestion? That means कि अगर indigestion की प्रॉब्लम हो जाती है, अपच की प्रॉब्लम हो जाती है, हमारा खाना पच नहीं रहा है, तो इनमें से कौन सी मेडिसिन हमें लेनी चाहिए। ए एंटीबायोटिक, बी एनालिजिक, सी एंटासिड, डी एंटीसेप्टिक। अब देखिए सबसे पहले तो हम ये समझते हैं कि इनडाइजेशन होता कैसे है। इनडाइजेशन तब होता है हमारे स्टमक में जब एसिड जो है बहुत ज़्यादा हो गया है, ठीक है, एक्सेस प्रोडक्शन ऑफ एसिड इन द स्टमक, ठीक है। तो इससे रिकवरी लेने के लिए हमें मेडिसिन जो लेनी चाहिए दैट इज़ एंटासिड, ठीक है। तो आपको नाम से भी पता लग रहा होगा एंटा एसिड, यानी कि एसिड से राहत दिलाने वाली, ठीक है। Now question number 5 is, write word equation and then balanced chemical equation for the reaction taking place when। इसका फर्स्ट वन है, देखिए हमें वर्ड इक्वेशन भी लिखनी है और बैलेंस्ड इक्वेशन भी लिखनी है। फर्स्ट ए पार्ट, डाइल्यूट सल्फ्रिक एसिड रिएक्ट विद जिंक ग्रैन्यूल्स। तो डाइल्यूट सल्फ्रिक एसिड जब जिंक ग्रैन्यूल्स के साथ रिएक्ट करता है तो दैट विल प्रोड्यूस जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन गैस, ओके। एंड बी पार्ट देखिए, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिएक्ट विद मैग्नीशियम रिबन। Dilute hydrochloric acid when react with magnesium, then it produce magnesium chloride plus hydrogen gas. And C part is dilute sulfuric acid reacts with aluminium powder. When dilute sulfuric acid react with aluminium, then it will produce aluminium sulfate and hydrogen gas. Okay. And the D part is dilute hydrochloric acid when react with iron fillings, then it will produce ferrous chloride plus hydrogen gas. Now question number 6 is, compounds such as alcohol and glucose also contain hydrogen but are not categorized as acids. Describe an activity to prove it. तो इसमें पूछा ये गया है कि अल्कोहल और ग्लूकोज इन दोनों में भी हाइड्रोजन पाया जाता है, लेकिन ये एसिडिक कैटेगरी में हम इसको शामिल नहीं करते, ऐसा क्यों। देखिए इस क्वेश्चन के बारे में अभी मैंने पहले भी आपके साथ डिस्कस किया है कि ग्लूकोज और अल्कोहल में भी हाइड्रोजन पाया जाता है, लेकिन ये एक्वस सॉल्यूशन में H+ आयंस को नहीं देता है, ठीक है, इसीलिए इसे एसिड की कैटेगरी में शामिल नहीं किया जाता है। एसिड वही होते हैं जो एक्वस सॉल्यूशन में H+ आयन देते हैं, लेकिन ग्लूकोज और अल्कोहल जो है वो एक्वस सॉल्यूशन में H+ आयन नहीं देता है। तो चलिए हम इसे एक एक्टिविटी से भी समझते हैं, ठीक है। हमें करना क्या होगा, एक आप रबड़ कॉक या फिर वुडन ब्लॉक ले लीजिए, उसके ऊपर 2 नेल्स जो है लोहे की कील लगा दीजिए, ठीक है, और उसे बीकर के अंदर डाल दीजिए, जिस तरह से कि फिगर में आप देख सकते हैं। बीकर के अंदर डालने के बाद आयरन नील्स को आपने बल्ब के साथ कनेक्ट करना है और 6 वोल्ट की बैटरी भी इसमें लगानी है और वायर के साथ कनेक्ट करना है स्विच को, ठीक है। इसके बाद इसमें आपने बीकर में ही अल्कोहल और ग्लूकोज, ठीक है, कुछ भी इन दोनों में से डाल दीजिए, ठीक है। कहाँ तक डालना है, बीकर के वहाँ तक जहाँ तक कि जो लोहे की कील है वो डूब ना जाए उसके अंदर, ठीक है। उसके बाद आप स्विच को ऑन कीजिए। आप देखिए क्या बल्ब ग्लो होता है, नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि ग्लूकोज में H+ आयन्स नहीं पाए जाते, और जहाँ पे H+ आयन्स नहीं पाए जाते वहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती ही नहीं है।
ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट जो है उसके लिए चार्ज्ड पार्टिकल्स की ज़रूरत होती है, लेकिन ग्लूकोज में चार्ज्ड पार्टिकल या अल्कोहल में चार्ज नहीं पाए जाते हैं, ठीक है। अब इसी तरह से अगर आप बीकर में इस सॉल्यूशन को हटा के, जैसे आपने अल्कोहल और ग्लूकोज डाला था, इन दोनों को हटा के अब आप इसमें HCl सॉल्यूशन को डालिए। HCl सॉल्यूशन डालने के बाद अब यही प्रोसेस दोबारा से कीजिए और आप देखिए कि बल्ब जो है वो ग्लो करना शुरू हो जाएगा, ठीक है। दिस प्रूव्स एसिड कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी बट अल्कोहल एंड ग्लूकोज डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। तो इसका आंसर हम किस तरह से लिखेंगे? इंसर्ट 2 nails on the wooden or rubber cork and place them on a beaker as shown in figure. Connect iron nail to a bulb, 6-volt battery and a wire connected to switch. Pour some alcohol or glucose so as to dip the nails in glucose or alcohol. Turn the switch on and you thus see the bulb not glowing despite of connection to switch. Now empty the beaker and add HCl solution. This time bulb glows. This proves acid can conduct electricity but alcohol and glucose does not conduct electricity. Now the question number 7 is, why does distilled water not conduct electricity whereas rainwater does? क्यों ऐसा होता है कि डिस्टिल्ड वाटर जो है उसमें इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं की जा सकती, लेकिन रेन वाटर में ऐसा होता है, यानी कि कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी रेन वाटर में हम कर सकते हैं। अब देखिए, जो डिस्टिल्ड वाटर होता है वो बिल्कुल प्योर वाटर है जिसके हम शुद्ध पानी बोलते हैं, उसमें किसी तरह का आयॉन्स नहीं पाया जाता, ठीक है। तो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले भी बोला था कि किसी भी एक्वस सॉल्यूशन में इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने के लिए उसमें आयॉन्स का, चार्ज्ड पार्टिकल का पाया जाना ज़रूरी है, ठीक है। लेकिन डिस्टिल्ड वाटर में कोई भी आयोनिक कंपाउंड नहीं होता, ठीक है। लेकिन जो रेन वाटर होता है इसमें बहुत सारे डस्ट पार्टिकल, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सब होता है। कार्बन डाइऑक्साइड से कार्बोनिक एसिड जो है वो फॉर्म होता है। एसिड फॉर्म हुआ, दैट मीन्स कि H+ आयॉन्स आए, H+ आयॉन से ही इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो जाती है। तो इसका आंसर किस तरह से लिखेंगे हम? डिस्टिल्ड वाटर डज नॉट कंटेन एनी आयोनिक कंपाउंड्स इन इट, whereas rainwater has a lot more compounds. Rainwater has dissolved acidic gas such as carbon dioxide from the air and that forms carbonic acid. This means that it has hydrogen ions and carbonate ions. Therefore, with the presence of acid, rainwater can conduct electricity. Now the question number 8 is, why do acids not show acidic behavior in the absence of water? क्यों जो एसिड्स होते हैं वो अपना एसिडिक बिहेवियर एब्सेंस ऑफ वाटर में नहीं दिखा पाते? देखिए, जो एसिड्स होते हैं उनका पता कैसे लगता है कि वो एसिड है? जब हम उसे एक्वस सॉल्यूशन में डालें और जब वो H+ आयॉन्स रिलीज करें तभी तो हमें पता लगता है कि वो एसिडिक बिहेवियर के हैं। लेकिन जब वाटर की एब्सेंस हो, जब पानी हो ही ना, तब कैसे पता लगेगा? जब H+ आयॉन्स उसने दिए ही नहीं, H+ आयॉन से ही तो पता लगता है कि वो एसिड है या नहीं है ना। तो इसका आंसर हम किस तरह से लिखेंगे? द एसिडिक बिहेवियर फ्रॉम एसिड्स इज बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन आयॉन्स, ठीक है। हाइड्रोजन आयॉन कैन ओनली बी प्रोड्यूस्ड इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर एंड देयरफॉर वाटर इज डेफिनेटली नीडेड इफ एसिड्स आर टू शो देयर एसिडिक बिहेवियर. Now the question number 9 is, 5 solution A, B, C, D and E when tested with universal indicators showed pH as 4, 1, 11, 7 and 9 respectively. Which solution is A, neutral, B, strongly alkaline, C, strongly acidic, D, weakly acidic and E, weakly alkaline? देखिए, इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए आपको यूनिवर्सल इंडिकेटर जो है उसकी अच्छी तरह से जानकारी होनी चाहिए, जिसे हम pH स्केल बोलते हैं, ठीक है। हमें पता है कि जब pH = 7 होता है दैट मीन्स न्यूट्रल। अगर 7 से ऊपर है, ठीक है, 7 to 14 सारे एल्केलाइन हैं, बेसिस हैं, और 17 से नीचे जो है यानी कि 0 to 6 जो हैं वो सारे के सारे क्या हैं? एसिडिक हैं।
0 to 3 जो हैं वो स्ट्रांगली एसिड में आते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड में आते हैं, ठीक है, और 3 to 6 जो है वो वीक एसिड में आते हैं। समझ में आया? तब देखिए जिसका pH 11 है वो स्ट्रांगली एल्कलाइन होगा, जिसका pH 9 है वो वीकली एल्कलाइन होगा, जिसका pH 7 है वो न्यूट्रल होगा, जिसका pH 4 है वो वीकली एसिडिक होगा, और जिसका pH 1 है वो स्ट्रांगली एसिडिक होगा। ओके। Now the question number 10 is equal lengths of magnesium ribbons are taken in test tubes A and B. Hydrochloric acid is added to test tube A while acetic acid is added to test tube B. Amount and concentration taken for both the acids are same. In which test tube will the fizzing occur more vigorously and why? देखिए क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि दो इक्वल लेंथ की टेस्ट ट्यूब हैं A और B, ठीक है, दोनों में मैग्नीशियम रिबन है, ठीक है, उसमें एक टेस्ट ट्यूब में हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है ऐड किया गया जो कि टेस्ट ट्यूब ए है, और दूसरी जो टेस्ट ट्यूब बी है उसमें एसेटिक एसिड जो है वो ऐड किया गया। अमाउंट और कंसंट्रेशन दोनों की एसिड की सेम है, ठीक है, जैसे कि 5 ml अगर एसेटिक एसिड लिया गया तो 5 ml ही HCl लिया गया, ठीक है। इन विच टेस्ट ट्यूब विल बी द फिजिंग ऑकवर, किस टेस्ट ट्यूब में फिजिंग ज़्यादा ऑकवर होगी और ज़्यादा खतरनाक होगा, दैट मीन्स की जो, ठीक है, और क्यों होगा। देखिए जो HCl है, आपको भी पता है जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, जैसे हम बोलते हैं कि फर्स्ट नंबर पे फर्स्ट कैटेगरी में आता है HCl, ठीक है। HCl इज़ अ स्ट्रॉन्ग एसिड वेरियस एसेटिक इज़ अ वीकर एसिड, ठीक है। इसी से हमें पता लगता है कि HCl जो है वो टेस्ट ट्यूब में विल बी फिजिंग ऑकवर्ड मोर वाइगलेसली। ओके, क्यों? क्योंकि फिजिंग ऑकवर्स बिकॉज ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ द हाइड्रोजन गैस ऑब्टेन ड्यू टू रिएक्शन ऑफ द एसिड ऑन द magnesium ribbon. Okay, since HCl is a very strong acid, there is a lot of liberation of hydrogen gas from test tube A, therefore more fizzing take place in test tube A. Question number 11. Fresh milk has a pH of 6. How do you think the pH will change as it turns into curd? Explain your answer. देखिए क्वेश्चन ये पूछा गया है कि फ्रेश मिल्क का जो pH होता है वो 6 होता है, ठीक है, लेकिन जब उसका कर्ड बनता है तो उसका pH चेंज क्यों हो जाता है? अपना आंसर बताइए। देखिए जो फ्रेश मिल्क होता है उसको कर्ड में अगर हमने उसका दही बनाना है, कर्ड में टर्न करने के लिए उसमें लैक्टिक एसिड जो है, लैक्टिक एसिड की प्रोडक्शन होती है तभी उसका दही बनता है, ठीक है। तो लैक्टिक एसिड जो है वो pH को कम करेगा, ठीक है। एसिड का pH हमेशा कम ही होता है, pH 1 2 3 4 5 6 ही क्या है एसिड होते हैं, ठीक है। तो लैक्टिक एसिड जो है वो pH को रिड्यूस कर देता है मिल्क के, ठीक है। Now the question number 12 is a milkman adds a very small amount of baking soda to fresh milk. A part is why does he shift the pH of the fresh milk from 6 to slightly alkaline, and the B part is why does this milk takes a long time to set as a curd. अब देखिए क्वेश्चन का मतलब क्या है पहले ये समझते हैं। देखिए जितने जो भी मिल्कमैन होते हैं जिनके पास बहुत सारा दूध होता है, ठीक है, वो क्या करते हैं कुछ अमाउंट जो है बेकिंग सोडा की मिल्क में डाल देते हैं, फ्रेश मिल्क में। क्यों डालते हैं, ठीक है। ए पार्ट वाई डज ही शिफ्ट द pH ऑफ द फ्रेश मिल्क फ्रॉम 6 टू, देखो फ्रेश मिल्क का जो जैसे कि फ्रेश मिल्क है उनके पास उसका pH 6 होता है, ठीक है। जब वो बेकिंग सोडा उसमें डालते हैं तो pH उसका 6 से गिर के कम होना शुरू हो जाता है, स्लाइटली एल्कलाइन, ठीक है। अगर वो ऐसा नहीं करेंगे तो क्या है जो मिल्क होता है वो थोड़े टाइम बाद सॉर होना शुरू हो जाता है, खट्टा होना शुरू हो जाता है और ख़राब होना शुरू हो जाता है, ठीक है। इसीलिए उन्हें उसमें बेकिंग सोडा डालना पड़ता है क्योंकि बेकिंग सोडा एक बेस है, ठीक है। बेस जो है वो एसिड बनने नहीं देता, उसको न्यूट्रलाइज कर लेता है, ठीक है। अब बी पार्ट है व्हाई डज दिस मिल्क टेक अ लॉन्ग टाइम टू सेट एज अ कर्ड। अब देखिए कर्ड कब बनता है, कर्ड तब बनता है जब लैक्टिक एसिड की प्रोडक्शन होती है मिल्क में, ठीक है। अब लैक्टिक एसिड बनने के लिए बेकिंग सोडा से लैक्टिक एसिड बनने के लिए कुछ टाइम तो लगेगा, है ना, और वो टाइम जो है वो pH कम करने के लिए होता है। अब pH जितना कम होगा तभी तो लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस होगा, क्योंकि जो बेसिस होता है उनका जो pH होता है वो 7 से ऊपर होता है, लेकिन जो एसिड होता है उनका जो pH होता है वो 6 से कम होता है, ठीक है। लेकिन बेस से यानी कि 8 से ऊपर है, ठीक है, pH, और 8 से ऊपर pH है, 6 7 से नीचे लाना है, ठीक है, तो कुछ टाइम तो लगेगा ना उसमें। इसीलिए
मिल्क से कर्ड बनने में टाइम लगता है। अब देखिए जो 13, 14 और 15 नंबर क्वेश्चन है ये मैंने आपको जब मैंने चैप्टर पूरा आपको समझाया उसी में करवा दिए थे, प्लास्टर ऑफ पेरिस, न्यूट्रलाइजेशन और यूजेस ऑफ वॉशिंग सोडा एंड बेकिंग सोडा। ठीक है, तो इस टाइम अभी मैं इसको नहीं करवा रही हूँ, आप वहीं से समझ के अपने आप इसको करने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो पसंद में आया और नेक्स्ट टाइम भी आप अगले चैप्टर्स की इसी तरह की वीडियो चाहते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, ताकि आगे आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन भी आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। और इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच। थैंक्स फॉर वॉचिंग।